बच्चों, आज मैं आपको आपके इंटरमीडिएट की फिजिक्स के चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रक्षेपण पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का एक लेक्चर मैं पहले दे चुका हूँ, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। आज मैं आपको इस चैप्टर में न्यूनतम विचलन कोण के बारे में बताऊंगा, कोणीय बल विक्षेपण के बारे में बताऊंगा, बल विक्षेपण क्षमता के बारे में बताऊंगा और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का बल विक्षेपण ये बताऊंगा। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम बताते हैं न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। बच्चों, जब हम किसी प्रिज्म को, ये कोई प्रिज्म है और इसको भिन्न भिन्न आपतन कोणों की स्थिति में रखकर, ये मैंने एक अवलंब खींच दिया बच्चों प्रिज्म के पृष्ठ पर, और हम प्रिज्म को भिन्न भिन्न आपतन कोणों की स्थिति में रखकर, भिन्न भिन्न आपतन कोणों का मतलब है कि हम इस पर प्रकाश किरण भिन्न भिन्न कोणों पर डाल रहे हैं। एक बार 10 अंश के कोण पर मैंने प्रकाश किरण डाली है, ऐसे गई और ऐसे मुड़ गई। फिर मैंने एक बार प्रकाश किरण डाली है बच्चों 20 अंश के कोण पर। ठीक, तो 20 अंश के कोण पर डाली है तो ये थोड़ी और झुक गई। 30 अंश के कोण पर मैंने प्रकाश किरण प्रिज्म पर डाली तो थोड़ी और झुक गई। ठीक, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों कि जब मैं भिन्न भिन्न आपतन कोणों पर प्रिज्म पर प्रकाश का डालता हूं तो मेरे विचलन कोण भी भिन्न भिन्न होते हैं। आपको विचलन कोण क्या थोड़ा सा बता दूं। प्रिज्म से निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से, ये प्रिज्म से निर्गत हो रही है, आप देख रहे हैं, प्रिज्म से निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से, आने वाली किरण की दिशा से जो कोण बनाती है उसे विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म से निर्गत किरण आपतित प्रकाश किरण की दिशा से, आपतित प्रकाश किरण ये है, इसकी दिशा से ये जो कोण बनाती है इसे विचलन कोण कहते हैं। तो यही कोण मैंने बच्चों, जब मैंने प्रकाश किरण 10 अंश पर डाली है तब मैंने नोट करा है 10 वाला, तब जब मैंने 20 पर डाली है तब मैंने इसे नोट किया है, तब मैंने 30 पर डाली प्रकाश किरण प्रिज्म पर तब मैंने इसे नोट किया है। तो ये अलग अलग आता है, 10 पर कुछ और, 20 पर कुछ और आता है विचलन कोण, 30 पर कुछ और आता है विचलन कोण। मैंने बहुत सारे आपतन कोणों पर और बहुत सारे विचलन कोण नोट कर लिए, बहुत सारे आपतन कोणों पर बहुत सारे विचलन कोण नोट कर लिए। आपतन कोण का मतलब मैंने प्रिज्म पर प्रकाश किरण को बहुत सारे भिन्न भिन्न कोणों पर आपतित किया है, एक बार 10 पर, एक बार 20 पर, एक बार 30 पर, एक बार 40 पर, और यहां से निकलने वाली कोण हर कोण के साथ का विचलन कोण, जब 10 पर डाली तो विचलन कोण नोट कर लिया है, 20 पर डाली तब विचलन कोण नोट कर लिया है, 30 पर डाली तब विचलन कोण नोट कर लिया है। तो ऐसे में सभी आपतन कोणों के साथ का विचलन कोण नोट कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन सभी आपतन कोणों और विचलन कोणों के बीच एक ग्राफ खींचता हूं, एक ग्राफ खींचता हूं। तो ग्राफ कैसा आता है बच्चों, ये आपका आपतन कोण इधर ले लिया मैंने, ये मूल बिंदु, ये आपका विचलन कोण डेल्टा, ये आपतन कोण, ये विचलन कोण। मेरा ग्राफ ऐसा कुछ आता है। तो इस ग्राफ से स्पष्ट होता है, देखो ये आपतन कोण है, जब मेरा आपतन कोण कम है तो विचलन कोण ज्यादा है। आपतन कोण इधर बढ़ रहा है, आपतन कोण इधर बढ़ रहा है, विचलन कोण इधर बढ़ रहा है। तो आपतन कोण इधर बढ़ रहा है, मैंने आपतन कोण, जब मेरा आपतन कोण बढ़ गया है कुछ तो आप देख सकते हैं विचलन कोण घट गया है, पहले की अपेक्षा नीचे आ गया। जब आपतन कोण और बढ़ गया है बच्चों तो विचलन कोण और घट गया है। जब आपतन कोण और बढ़ गया है तो विचलन कोण और घट गया है। जब आपतन कोण आपतन कोण इस कोण के बाद जब बढ़ा है, इस वाले कोण के बाद जब आपतन कोण बढ़ा है तो आप देख रहे हैं जब आपतन कोण बढ़ रहा है तो विचलन कोण
भी बढ़ गया है। जब आपतन कोण और बढ़ा है तो विचलन कोण और बढ़ गया है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता जा रहा था विचलन कोण घटता जा रहा था, और विचलन कोण एक न्यूनतम मान प्राप्त करने के बाद, विचलन कोण एक न्यूनतम मान प्राप्त करने के बाद, उसके बाद जब आपतन कोण बढ़ा, न्यूनतम मान, विचलन कोण एक न्यूनतम मान प्राप्त करने के बाद जब आपतन कोण बढ़ा, आपतन कोण बढ़ा तो विचलन कोण भी बढ़ने लग गया। आपने देखा आपतन कोण विचलन कोण बढ़ने लग गया। तो विचलन कोण के इसी न्यूनतम मान को हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ठीक, परिभाषा हम ऐसे लिखते हैं, परिभाषा मैं आपके लिए बोल देता हूं, आप नोट कर लेना और ये ग्राफ बना लेना, ये वाला ग्राफ इस तरीके से, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, ये आपतन कोण आई, और ये आपका विचलन कोण डेल्टा, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एफ। इसको कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है बच्चों, सुनिए। जब हम किसी प्रिज्म को भिन्न भिन्न आपतन कोणों की स्थिति में रखकर भिन्न भिन्न विचलन कोण ज्ञात करते हैं, फिर उन आपतन कोणों और विचलन कोणों के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, उस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता जाता है विचलन कोण घटता जाता है। विचलन कोण एक न्यूनतम मान प्राप्त करने के बाद आपतन कोण बढ़ने पर बढ़ने लगता है। विचलन कोण के इसी न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो सुनिए बच्चों, इसके बाद में न्यूनतम विचलन कोण की तो शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है मेरे बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण की पहली शर्त ये होती है, ये चित्र बना लेना। पहली शर्त ये होती है बच्चों न्यूनतम विचलन कोण की कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रिज्म न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में रखा होता है, जब कोई प्रिज्म न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में रखा होता है, तो उसका आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये आपतन कोण आपका I1, ये आपका निर्गमन कोण I2। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है। पहली स्थिति ये बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है बच्चों कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति लिखिए। तो पहली स्थिति है आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है, यानी कि I1 बराबर I2 होता है। दूसरी स्थिति मेरे बच्चों, प्रिज्म के भीतर जो किरण अपवर्तित होती है ना, वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बात है न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति की। ये वाली किरण इसके समांतर होती है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। I1 बराबर I2 होता है और ये किरण इसके समांतर होती है। तो इतना ही है न्यूनतम विचलन कोण। इसके बाद में अगला टॉपिक मेरे बच्चों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म। ठीक, तो मेरे बच्चों, जब वैज्ञानिक न्यूटन ने देखा था सबसे पहले इस प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन ने देखा था। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, बच्चों जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, चाहे वो ट्यूबलाइट की हो, चाहे वो आपकी सूर्य की किरण हो, कैसी वो श्वेत हो, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है, किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह उसमें से गुजरने के बाद, अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है बच्चों? विभाजित। देखिए कैसे मैं दिखाने जा रहा हूं आपको अभी। देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह प्रिज्म में से गुजरने के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और वो सभी रंग, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वो सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं। इसे ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपका जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक, जब वो श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर गिरता है और प्रिज्म में से गुजरता है तो वो 7 रंग आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको परिभाषा कैसे देते हैं, सुनिए। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह प्रिज्म में से गुजरने के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें इसके वर्णक्रम है, इसको कहते हैं वर्णक्रम। इस चित्र को कहते हैं बच्चों वर्णक्रम। क्या कहते हैं? वर्णक्रम। तो इसके वर्णक्रम में रंगों का क्रम जो होता है वो विव्योर होता है, VIVGYOR। इसके वर्णक्रम में जो रंगों का क्रम होता है बच्चों विव्योर होता है। और याद रखना, वॉयलेट कलर का विचलन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम इंडिगो का होता है, उससे कम ब्लू का होता है, उससे कम ग्रीन का होता है, उससे कम येलो का होता है, उससे कम ऑरेंज का होता है और सबसे कम रेड का होता है। आप कहोगे कि सबसे ज्यादा विचलन इसका क्यों हुआ, मतलब सबसे ज्यादा किरण, सबसे ज्यादा झुकाव, सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर की किरण यानी बैंगनी रंग की किरण सबसे ज्यादा क्यों झुकी? क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जिस कलर का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उसका झुकाव अर्थात उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, इसलिए इसका विचलन भी सबसे ज्यादा। इधर से इधर जाने पर अपवर्तनांक बढ़ता है, इधर से जाने पर विचलन बढ़ता है, और इधर से रेड से वॉयलेट की तरफ जाने पर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की होती है, उससे कम इंडिगो की, उससे कम ब्लू की, उससे कम ग्रीन की, उससे कम येलो की, उससे कम ऑरेंज की, उससे कम रेड की। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रेड से वॉयलेट तक बढ़ती है तो एनर्जी भी रेड से वॉयलेट तक भी बढ़ती है। एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वॉयलेट में, उससे कम इंडिगो में, उससे कम ब्लू में, उससे कम ग्रीन में, उससे कम येलो में, उससे कम ऑरेंज में, उससे कम रेड में। तो दोबारा सुनिए,
सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वॉलेट का होता है, रेट से वॉलेट तक बढ़ता है, और विचलन कोण भी रेट से वॉलेट तक बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी भी रेट से वॉलेट तक बढ़ती है, एनर्जी भी रेट से वॉलेट तक बढ़ती है, बट तरंग दैर्घ्य वॉलेट से रेट की तरफ बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य वॉलेट से रेट की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले भाई न्यूटन ने देखा था। परिभाषा में फिर से एक बार बोल देता हूं, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह प्रिज्म में से गुजरने के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को ही प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम इसके वर्णक्रम में, जो इसका चित्र दिखाई देता है, इसके वर्णक्रम में रंगों का क्रम विग्योर होता है। ठीक बच्चों, इसे सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन ने देखा था। तो ये आपका हो गया प्रकाश प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ओके, इसके बाद में बच्चों बताने जा रहा हूं आपको कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या? कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसकी परिभाषा हम लिख देते, चलो। किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो मेरे बच्चों, ये कोई प्रिज्म है आपका, ठीक। ये कोई श्वेत प्रकाश का प्रिज्म पर आपतित हो रही है, और ये आप जानते हैं ये 7 रंगों में बढ़ जाती है, पर मैं यहाँ केवल 2 रंगों की बात कर रहा हूं। ये 7 रंगों में बढ़ जाती है, पर हम यहाँ केवल बात कर रहे हैं वॉयलेट और रेड, इसके बीच में सारे रंग हैं। तो मैंने परिभाषा में बोला है मेरे बच्चों, परिभाषा पढ़िए। किसी प्रिज्म से निर्गत, यानी ये प्रिज्म हो गया और ये इससे निर्गत किरण हो गई। किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों की किरणों को, कोई से 2 रंग हो सकते हैं, किन्हीं 2 रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर, यानी इन किरणों को आप पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाने पर, दोबारा सुनो, किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म से जो किरण है, किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है, इस कोण को बच्चों कहते हैं हम कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो आज सुनिए, किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों की किरणों को, किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है इसे कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक बच्चों, अब इसके लिए हम सूत्र निकालने जा रहे हैं। ये आपकी कोई 2 किरणें हैं और ये इन किरणों, जी किरणें जिधर से आ रही थी, जो वो दिशा है आपकी, देखिए ये
ये किरण जो आ रही थी ये मूल दिशा है, जिधर से आ रही थी, और ये आपकी वॉयलेट किरण है, ये आपकी रेड किरण है, वॉयलेट बैंगनी किरण, बैंगनी रंग की किरण है, ये रेड रंग की किरण है, ठीक है, लाल रंग की, और ये बैंगनी रंग की किरण आने वाली दिशा से जो कोण बनाती है उसे विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। रेड कलर की जो किरण होती है वो आने वाली दिशा जो कोण बनाती है उसे लाल रंग का विचलन कहते हैं, इसे डेल्टा आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बच्चों। और ये आपका कोणीय बल विक्षेपण मैंने बताया था, किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। अच्छा, ये डेल्टा भी यही रहेगा, डेल्टा आर शीर्षाभिमुख कोण से ये डेल्टा आर हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख से बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी, बच्चों त्रिभुज ए बी सी में आप जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है मेरे बच्चों बहिष्कोण। किसके बराबर होता है? तो यानी थीटा प्लस डेल्टा आर, थीटा प्लस डेल्टा आर की वैल्यू होगी बराबर डेल्टा बी। पहले ही बता चुका हूं मैं, फिर बता दूं, ये कोई त्रिभुज है, इसके एक कोणों का योग बराबर होता है इसके, जैसे समझिए 30 है और ये 40 है तो ये हो जाएगा 70। त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग बराबर सुदूर बहिष्कोण। सुदूर का मतलब यहाँ भी बहिष्कोण बन जाएगा, यहाँ भी बहिष्कोण बन जाएगा, इनको छोड़ के दूसरा बहिष्कोण, तीसरा, ठीक। तो यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, ये कोणीय बल विक्षेपण सूत्र निकल के आ गया बच्चों। अब इसमें हम आपको बता दें, आपका न्यूनतम विचलन सूत्र ये था ए एन माइनस 1, ये निकाला था हमने पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर इसे डेल्टा बी के लिए बनाएंगे, तो डेल्टा बी के लिए बनेगा ए एन बी माइनस 1। जब हमने विचलन को वॉयलेट कलर का लिया तो अपवर्तनांक भी वॉयलेट कलर का लेना पड़ेगा। अब रेड कलर के लिए लिखेंगे इसे डेल्टा आर बराबर एन आर माइनस 1। जब विचलन कोण हमने डेल्टा रेड कलर का लिया तो अब इस सूत्र में अपवर्तनांक भी रेड कलर का लिखेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र डेल्टा भी डेल्टा आर के बनेंगे, इन दोनों सूत्रों को, इन दोनों वैल्यूओं को हम इसमें रखेंगे थीटा में। तो देखिए थीटा बराबर डेल्टा बी की वैल्यू ए एन बी माइनस 1 माइनस ए एन आर माइनस 1। इसमें ए कॉमन ले लो बच्चों, तो एन बी माइनस 1 एन आर प्लस 1 से 1 हट जाएगा, तो आपका सूत्र निकल के आ जाएगा थीटा बराबर ए एन बी माइनस एन आर। ये कोणीय बल विक्षेपण का सूत्र निकल के आपका आ चुका है। तो ये कोणीय बल विक्षेपण आपका टॉपिक पूरा हो चुका है, ठीक बच्चों। इसके बाद में हम आपको बताते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है बच्चों? वर्ण विक्षेपण क्षमता या प्रक्षेपण क्षमता, ठीक बच्चों। तो सुनिए परिभाषा इसकी क्या है, किसी प्रिज्म से, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड परीक्षा में अक्सर इसके सूत्र पर सवाल पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक। किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण, और दो पार्ट में परिभाषा है ये, किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर उत्पन्न कोणीय बल विक्षेपण, ये पहली परिभाषा आपको पता होगी कोणीय बल विक्षेपण वाली। अब इसमें ऐड कर दी है और उन रंगों के बीच के रंग की किरण के माध्य विचलन कोण के अनुपात
को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता या प्रक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो सुनिए बच्चों, किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर उत्पन्न कोणीय बल विक्षेपण, यानी कि देखो ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म से किरणें तो बहुत निकलती हैं, 7 निकलती हैं, पर मैंने केवल 2 किरणों पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, वॉयलेट और रेड पर, क्योंकि यहां बोला गया किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों, तो किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर, इनको पीछे बढ़ाओ, के बीच उत्पन्न कोणीय बल विक्षेपण, बढ़ाने पर उत्पन्न कोणीय बल विक्षेपण, ये हो गया थीटा, थीटा लिखो। अब इसके बाद में एक परिभाषा होगा, इसके बाद में और उन रंगों के बीच के रंग की किरण, वॉयलेट और रेड के बीच की किरण हम मानते हैं मेरे बच्चों येलो को मानते हैं, क्योंकि जब आप स्पेक्ट्रम देखते हो तो उस स्पेक्ट्रम में ये 3 रंग वॉयलेट, येलो और रेड ये सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, सबसे ज्यादा यही दिखाई देते हैं। रंग तो 7 दिखाई देते हैं बच्चों जितने स्पेक्ट्रम में है विबग्योर, परंतु ये ज्यादा तीव्र दिखाई देते हैं स्पेक्ट्रम, इसलिए वॉयलेट और रेड का माध्य कलर, बीच का कलर येलो लिया जाता है। ठीक है, तो अब सुनिए, मैंने बोला है किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर उत्पन्न कोणीय बल विक्षेपण और उन रंगों के बीच के रंग की किरण कौन सी है, येलो। येलो का हमें देखना है माध्य विचलन कोण, यानी कि इसका विचलन कोण कितना है, येलो का क्या विचलन कोण कौन सा, येलो किरण आने वाली किरण जो कोण बनाती है उसे कहते हैं विचलन कोण, और येलो के लिए बोला जाता है उसे माध्य विचलन कोण। दोबारा सुनिए, येलो रंग की जो किरण है आने वाली किरण से जो कोण बनाती है वो आपका विचलन कोण होता है, पर येलो के लिए वो विचलन कोण, येलो कलर के लिए बोला जाता है माध्य विचलन कोण, यानी उनके बीच का। ठीक है, दो अन्य रंगों के बीच का। तो यहां बोला गया ना किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर उत्पन्न कोणीय बल विक्षेपण और उन रंगों के बीच के रंग की किरण, बीच के रंग की किरण के माध्य विचलन कोण यानी डेल्टा वाई के अनुपात को कोणीय बल विक्षेपण क्षमता कहते हैं। दोबारा सुनिए, किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर उत्पन्न कोणीय बल विक्षेपण और उन रंगों के बीच के रंग की किरण के माध्य विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा भी है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। अब इस सूत्र में थोड़ा सा काम और होगा। अभी ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई, ये परिभाषा से निकल के आया। ठीक बच्चों, अब सुनिए थीटा का सूत्र अभी मैंने जस्ट निकाला है आपके सामने, थीटा बराबर ए एन बी माइनस एन आर। ठीक निकाला है ना, तो रखिए ए एन बी माइनस एन आर, और डेल्टा वाई के लिए विचलन कोण लिखो, जैसे डेल्टा एम बराबर ए एन बी माइनस 1 होता है ना, तो डेल्टा वाई के लिए लिखेंगे इसे ए, जब वॉयलेट येलो कलर का हमने विचलन लिया है तो अपवर्ड तरंग भी येलो कलर का ही लिखा जाएगा यहाँ पर सूत्र में। ठीक बच्चों, तो ये डेल्टा वाई का सूत्र ए एन वाई माइनस 1, ए से ए कट जाएगा, ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता का नया सूत्र आया, ज्यादातर सवाल इसी सूत्र पर बच्चों पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक, अब एक बात बता दें, ये परिभाषा का मतलब क्या है। तो किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा जितनी ज्यादा होती है उस प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम का फैलाव उतना ही ज्यादा बनेगा।
जो स्पेक्ट्रम बनाया था ना ये जो फैलाव है ना, जिस प्रिज्म का ओमेगा ज्यादा होगा उसके लिए प्रिज्म का स्पेक्ट्रम फैलाव ज्यादा हो जाएगा, और ओमेगा कम होगा तो फैलाव प्रिज्म स्पेक्ट्रम का कम। मतलब जो विबग्योर 7 रंग दिखाई देते हैं ना, जिस प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्यादा होगी उसके लिए वो 7 रंग फैल के दिखेंगे, और जिस प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कम होगी उसमें वो 7 रंग जो आपको दिखेंगे वो थोड़े कम फैले हुए दिखेंगे। तो किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता उसके स्पेक्ट्रम के फैलाव को प्रदर्शित करती है या बताती है। ठीक। अच्छा, फ्लंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता, कांच 2 प्रकार के होते हैं। फ्लंट कांच की वर्ण विक्षेपण फ्लंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता से ज्यादा होती है, इसलिए प्रिज्म हमेशा फ्लंट कांच से बनाए जाते हैं और लेंस हमेशा क्राउन कांच से बनाए जाते हैं। ठीक बच्चों, एक सेकेंड। बच्चों एक टॉपिक और देख लीजिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन बच्चों जब कोई प्रकाश अति सूक्ष्म कणों, अणु परमाणुओं पर आपतित होता है या गिरता है, ये अति सूक्ष्म कण है, ये प्रकाश इन पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। जब कोई प्रकाश अति सूक्ष्म कणों, अणु परमाणुओं पर आपतित होता है, तो क्या करते हैं बच्चों? दोबारा बोल रहा हूं, जब कोई प्रकाश अणु, परमाणुओं, धूल आदि के सूक्ष्म कणों, अणु छोटा होता बहुत, परमाणु छोटा होता बहुत, अणु, परमाणुओं, धूल के कण, धूल आदि के सूक्ष्म कणों पर आपतित होता है, तो वे कण क्या करते हैं? वे कण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। वे कण उस प्रकाश को क्या कर लेते हैं बच्चों? अवशोषित। और अवशोषित करने के बाद वो कण उस प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं। अवशोषित करने के बाद में वे कण उस प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं। विभिन्न दिशाओं में क्या कर देते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। पहले तो वो उस प्रकाश को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद में फिर उस प्रकाश को क्या करते हैं? वो कुछ समय बाद तुरंत ही विभिन्न दिशाओं में वो उसे बिखेर देते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी घटना को बच्चों कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए मैं परिभाषा लिखता हूं, जब कोई प्रकाश अणु, परमाणु, धूल आदि के सूक्ष्म कणों पर गिरता है तो वह उनके द्वारा, यानी कणों के द्वारा, उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर ये कण उस प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं। विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का दूसरा शब्द है बच्चों फैलाव, बिखेरना, प्रकीर्णन माना था फैलाव, बिखेरना,
बिखेरना। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक बच्चों, जब कोई प्रकाश अणु, परमाणु, धूल आदि के सूक्ष्म कणों पर गिरता है तो वह उनके द्वारा, प्रकाश उनके कणों के द्वारा, तो वह उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर ये कण उस प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक बच्चों, इसके लिए लॉर्ड रेले ने एक नियम दिया, वो मैं बताने जा रहा हूं। लॉर्ड रेले का नियम क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए लॉर्ड रेले का नियम, प्रकाश के प्रकीर्णन के लॉर्ड रेले का नियम सुनिए। इसके अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश तीव्रता, इसके अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश तीव्रता प्रकाश की आपतित प्रकाश लिख दो, आपतित प्रकाश लिख दो। प्रकीर्णित प्रकाश तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें एक शर्त और है बच्चों, बशर्ते प्रकीर्णक यानी जो कण है, प्रकीर्णक यानी कण का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम हो। बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन तभी होगा जब कण का आकार, जिस पर प्रकाश गिर रहा है, उस कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम हो। यानी ये कोई कण है, इस पर कोई प्रकाश गिरा 5000 एंगस्ट्रॉम का, तो ये प्रकाश तभी प्रकीर्णित होगा मेरे बच्चों जब इस कण का आकार 5000 एंगस्ट्रॉम से कम हो, 5000 एंगस्ट्रॉम से कम हो। जब इस कण का आकार 5000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, 4000, 4500, 4900 एंगस्ट्रॉम होगा, तभी ये प्रकाश विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होगा। अन्यथा यदि इस कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर हुआ या ज्यादा हुआ तो ये प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होगा, मतलब बिखरेगा नहीं। ठीक, तो यही शर्त है। इसके अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश प्रकीर्णित हुआ है, ये प्रकाश प्रकीर्णित हुआ है, इसकी जो तीव्रता होती है ना आई, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जो प्रकाश आया है उसकी जो तरंगदैर्घ्य है उसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णित प्रकाश यानी जो प्रकाश बिखर चुका है, ये वाला प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ये प्रकाश आया ना, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा के चतुर्थ घात लैम्डा 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये लॉर्ड रेले का नियम है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश बिखर चुका है उसकी तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। और दूसरी बात, शर्त इसमें क्या है कि प्रकीर्णक का आकार, जिस कण पर आपका प्रकाश गिर रहा है उसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए, तभी आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, तभी आपका प्रकाश उन कण के द्वारा विभिन्न दिशाओं में बिखरेगा।
ठीक। अब इसके मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूं बच्चों। खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? खतरे के निशान, खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आई अनुपाती 1/λ4 ये लॉर्ड रेले का नियम है। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। तो बच्चों आप खुद देखो इस सूत्र में, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी तीव्रता कम होगी। आप देखिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी ना तो तीव्रता कम होगी। तीव्रता कम होने का मतलब फैलाव कम, प्रकाश उनके वो जो प्रकाश दिख रहा है ना उसका फैलाव कम होगा। तीव्रता कम होने का मतलब फैलाव, तीव्रता का मतलब, तीव्रता का मतलब है फैलाव से। तो लाल रंग की तीव्रता, लाल रंग की तरंग ज्यादा है तो उसकी तीव्रता कम होगी, तीव्रता कम होगी तो उसका फैलाव कम होगा। जैसे आपके सामने 2 बल्ब लगे हुए हैं, एक नीले रंग का बल्ब है और एक लाल रंग का बल्ब है, और आप काफी दूर से ना देख रहे हो, तो क्या होगा, प्रकाश इसमें से भी निकल रहा है, नीले वाले प्रकाश इसमें से भी निकल रहा है, पर लाल रंग का बल्ब आपको काफी दूर से दिखाई देगा। नीले रंग का बल्ब आपको, नीले रंग के बल्ब का प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। रीजन ये कि इस पर जो प्रकाश निकलेगा ना वो प्रकाश बिखरेगा नहीं ज्यादा, मतलब ज्यादा फैलेगा नहीं, वहीं की वहीं इकट्ठा सा रहेगा, इसलिए वो आपको दूर से दिखेगा। और जो नीले रंग का प्रकाश क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कम है, तरंगदैर्घ्य कम है तो तीव्रता ज्यादा होगी, तो ये काफी दूर तक फैल जाएगा, काफी दूर तक फैल जाएगा। जब काफी दूर तक फैल जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। और लाल रंग का प्रकाश फैलेगा नहीं, एक ही जगह इकट्ठा सा रहेगा, इसलिए वो हमें दूर से ही दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि लाल रंग की तरह ज्यादा है, तरंग ज्यादा है तो उसकी तीव्रता कम होगी, तीव्रता कम होगी तो मतलब उसका फैलाव कम होगा। और बैंगनी रंग की तरंग कम है, देखिए आप, तीव्रता कम है तो बैंगनी तरंग कम है, तरंग कम है तो उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, तीव्रता ज्यादा होगी तो वो काफी दूर तक वो प्रकाश फैल जाएगा। जब वो फैल जाएगा तो हमें वो दूर से दिखाई नहीं देगा। ठीक बच्चों, सूर्य उगते समय और छिपते समय लाल दिखाई देता है, इसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आसमान और समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और आपने देखा होगा सर्दियों में ज्यादातर गाड़ियां अपनी लाइट में, अपनी आगे वाली लाइट जो होती है उसमें एक पीले कलर की लाइट लगवा लेते हैं, तो ये इंफ्रारेड लाइट बोली जाती है। इंफ्रारेड फोटोग्राफी में आप कितना भी धुंध या कितनी भी कोहरा हो तो आप साफ चित्र देख सकते हैं और साफ चित्र ले सकते हैं। रीजन इसका, और इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो क्या करती है, उसकी तरंग सबसे ज्यादा होती है, इंफ्रारेड लाइट की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि जब वो कोहरा ओस के कणों पर गिरती है ना तो उसका फैलाव बहुत कम होता है, वो काफी दूर तक कोहरा को भेदती हुई चली जाती है, क्योंकि उसकी तरंग ज्यादा है, इंफ्रारेड लाइट की तरंग ज्यादा है, तो तरंग ज्यादा है तो उसका फैलाव कम होगा, इसलिए वो काफी दूर तक कोहरा को भेदती हुई दूर तक चली जाती है। ठीक है, तो वो लाइट जो सर्दियों में यूज करते हैं बहुत से लोग, वो इंफ्रारेड लाइट होती है। और इंफ्रारेड प्लेट है, इंफ्रारेड फोटोग्राफी भी होती है, जब कितना भी धुंध वगैरह हो उसमें हम क्लियर फोटो ले सकते हैं। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। ठीक, ओके, धन्यवाद।